एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मुख्य चर्चा करने वाला जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है एफजीडी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट। थर्मल पावर प्लांट में इंस्टॉल किया जाने वाला एक पैकेज जो अपने आप नाम से ही क्लियर है कि इसका मेन उद्देश्य है फ्लू गैस से सल्फ़र को हटाना, सल्फ़र को जीरो करना, कम करना। एफजीडी का बेसिक काम यही है। तो सबसे पहले जानेंगे एफजीडी की परिकल्पना आखिर भारत में आई क्यों। 2015 के पहले जितने भी थर्मल पावर प्लांट थे उसमें बेसिक जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसमें जो बेसिक सेटअप किए जाते थे वो लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तक ही सीमित होते थे। लेकिन 2015 के में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 7 दिसंबर 2015 को जो पहले से चले हुए आ रहे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से रिलेटेड नॉर्म्स थे, उस नॉर्म्स में अमेंडमेंट कर दिया गया। और इसमें जो इसके तहत सल्फर ऑक्साइड, SO2, NOx और मरकरी थर्मल पावर प्लांट में उत्सर्जित किए जाते हैं, उसके लिए नए नॉर्म्स को स्थापित किया गया, नए नॉर्म्स को लगाया जिसके तहत इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके इन ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से। इन रूल का नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986। इसके तहत जो भी प्लांट थर्मल पावर प्लांट थे, एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट जो 2017 से पहले इंस्टॉल किए गए थे, उसमें भी जो 5 मेगावाट कैपेसिटी से ज़्यादा थे, 5 मेगावाट कैपेसिटी से नीचे थे, दोनों के लिए एक मानक तय किए गए। और जनवरी 2017 के बाद भी इंस्टॉल किए गए प्लांट के लिए भी कुछ मानक निर्धारित किए गए, जिसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी उस रूल में। इसी रूल के कारण ही भारत में जो थर्मल पावर प्लांट थे उनमें एफजीडी की परिकल्पना आई और एफजीडी की अनिवार्यता को लाया गया, जिससे जो भी फ्लू गैस थे उसमें सल्फर की जो कंटेंट होता है उसको कम किया जा सके या जीरो किया जा सके। सबसे पहले इसका डेडलाइन जो दिया गया था 2017 था, जिसको लगभग 2 बार इसका कट ऑफ डेट जो बढ़ा के 2025 तक ही फाइनली किया गया है। अगर गवर्नमेंट तो अभी क्लियर करके बोल चुकी है कि 2025-26 तक अगर नहीं हो पाता है एफजीडी का इंस्टॉलेशन एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट में, तो उसे हमारे ख्याल से उसे फाइनली बंद करना ही पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई एफजीडी के बारे में। तो एफजीडी की परिकल्पना भारत में आई कैसे, इसके बारे में तो बात हो गई। लेकिन SOx आखिर है क्या, SOx सल्फर डाइऑक्साइड आखिर है क्या और वह आता कहाँ से है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विद्युत के उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में तीसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है पूरे विश्व में। और इस प्रोडक्शन में भारत की जो निर्भरता है कोयले आधारित थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है, लगभग 57% के लगभग। रिन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज है लगभग 41% के लगभग है। हालांकि धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है, रेशियो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम है। न्यूक्लियर आधारित जो थर्मल प्लांट है उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है 2% के लगभग है। इन थर्मल पावर प्लांट में जो यूज होने वाले कोयले, जो उपयोग में लाए जाने वाले कोयले होते हैं, इनमें राख और सल्फ़र की मात्रा, कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और ख़ासकर जो भारत में थर्मल पावर प्लांट है उनमें भारत से निकलने वाले कोयले का उपयोग भी काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जिसमें सल्फ़र का कंटेंट और राख का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। खैर, भारत सरकार प्रयास कर रही है 2029 तक ये जो 57% थर्मल पर निर्भरता है इलेक्ट्रिसिटी की, वो लगभग 45% है, उससे भी कम लाया जाए। काफ़ी सराहनीय पहल है भारत सरकार के द्वारा, जिसके हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। तो ये तो हो गई एफजीडी की परिकल्पना। एफजीडी को भारत में थर्मल पावर प्लांट में आया कहाँ से, एफजीडी का इंस्टॉलेशन का जो अवधारणा है अब वो कहाँ से आई, तो इसके बारे में बात हो गई। अब समझेंगे एफजीडी क्या है और किस तरह काम करता है। जैसा कि अभी हमने बात किया कि एफजीडी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, फ्लू गैस बॉयलर में जो पानी को हीट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो बॉयलर में होती है। और बॉयलर में कोयले को जला के उस प्रक्रिया को किया जाता है, पानी को गर्म करके उसको स्टीम में, वाष्प में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया की जाती है। और इसमें काफ़ी मात्रा में कोयले को जलाया जाता है। और इस जलाने की प्रक्रिया के द्वारा जो बर्न होता है उसमें तो फ्लू गैस काफ़ी मात्रा में रिलीज होता है। उस फ्लू गैस में सल्फ़र का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस सल्फ़र के कंटेंट को पहले तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद जब नॉर्म्स चेंज कर दिए गए तो इसको फ्लू गैस को पहले एफजीडी में लेके जाया जाएगा और उसमें इसको केमिकल लाइमस्टोन के साथ इसको
केमिकल क्रिया करा के, केमिकल अभिक्रिया करा के उसके बाद इसको जिप्सम में कन्वर्ट किया जाएगा और जिप्सम को बाहर 95% प्योरिटी वाले जिप्सम को बाहर निकाला जाएगा, जिसको हम दूसरे जगह कहीं यूज कर सकते हैं। और जो फाइनली जो सल्फर रहित जो फ्लू गैस होगा उसको फिर फाइनली एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाएगा। तो FGD का मेन यूज यही है कि जो फ्लू गैस है, जो बॉयलर से फ्लू गैस निकल के आ रहा है, वो उसको उसमें सल्फर का जो कंटेंट है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको लगभग निग्लिजिबल किया जाए, कम किया जाए। तो इसमें तो भारत में जो FGD 2 तरह के अभी ज़्यादा प्रचलन में है, खासकर वेट लाइमस्टोन तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो वेट लाइमस्टोन को स्लरी मोड में FGD में एक पार्ट होता है एब्जॉर्बर टैंक, उसमें केमिकल क्रिया कराया जाता है फ्लू गैस को लाइमस्टोन के साथ, और इस अभिक्रिया में फ्लू गैस से जितने भी सल्फर के कंटेंट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर फाइनली फ्लू गैस को चिमनी के द्वारा लगभग 300 मीटर हाइट के ऊपर ले जाके इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। तो वेट लाइमस्टोन जो होता है ये C2 ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ऊपर काम करता है। इसके मेन सब सिस्टम 3 हैं लगभग। इसमें गैस हैंडलिंग और सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। गैस हैंडलिंग, गैस को FGD के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, उसमें फिर सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। और दूसरा है रीएजेंट प्रिपरेशन, और तीसरा है जिप्सम डिवाटरिंग एंड स्टोरेज। फिर उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है जिप्सम, उसको फिर स्टोरेज किया जाता है, डिवाटर करके फिर इसको अच्छी जगह पे स्टोरेज किया जाता है, जिसको फाइनली उसको दूसरे एरिया में कहीं ट्रांसफ़र करके सीमेंट प्लांट या ब्रिक प्लांट में ट्रांसफ़र किया जा सके अच्छे से। इसमें जो इसकी वेट लाइमस्टोन की जो प्योरिटी प्रोसेस होता है उसमें लगभग 99% होता है। 99% जो फ्लू गैस का सल्फर के कंटेंट होता है उसको वो रिमूव कर देता है। और इसका जो केमिकल अभिक्रिया है SO2 CaCO3 लाइमस्टोन के साथ इसको पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के इसको फाइनली जिप्सम और पानी, जिप्सम, वाटर और फिर CO2 के रूप में फिर फाइनली निकाला जाता है, जिसमें सल्फर का कंटेंट लगभग 0 हो जाता है। अभी डेडलाइन के बारे में बात कर ही चुके हैं दोस्तों। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे ऐसे ही अच्छे टॉपिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।